моя. Тогда эти пацаны посчитают потери. Сама нули, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без ней. Заливаю лин, поцелуй. Welcome back to Photon Classes. Today in this lecture we are going to see our science series. In this series we will cover all the chapters in parts. So let's begin with our first chapter जो कि है ग्रेविटेशन. तो अब ग्रेविटेशन मतलब क्या? ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है जो हम अभी देखने ही वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब एक फोर्स होता है जो हमें नीचे खींचता है. ओके, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं. एज वी हैव लर्न द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन वर डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. ये जो ग्रेविटेशन का फेनोमेनन था, जो ये प्रोसेस था, वो हमारे सर आइजैक न्यूटन इन्होंने खोजा था. ओके, सो नेक्स्ट he discovered the force by seeing an apple fall from a tree from the vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल किया एप्पल ने ट्री से. तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा. वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे. ऐसे ही वहाँ पे लॉकडाउन लगा था. मुझे पता है प्लेग का वायरस आया था उस टाइम, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि मैंने सुना है प्लेग का वायरस आया था. हमने जैसे अभी लॉकडाउन सर्वाइव किया, वो भी घर में बैठे थे पेड़ के नीचे. तो उनके पेड़ से एक एप्पल उनके सर पर गिरा और वहाँ से उन्हें ख्याल आया कि ये एप्पल सीधा ही नीचे क्यों गिरा, ऐसा आड़वा टेढ़वा क्यों नहीं गया. तो इस प्रोसेस से उन्हें ग्रेविटेशन, ये फेनोमेनन उन्हें पता चला कि ग्रेविटेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है. ओके, तो यहाँ पे देखो, न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स on the tree at different heights. ओके, अब अगर ग्रेविटेशन लगता है ट्री पर डिफरेंट हाइट के, वो इधर उधर क्यों नहीं जाता, ये उन्होंने ऐसा विचार किया और फिर उन्हें ग्रेविटेशन ये सर पता चला. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये उनके बारे में एग्जाम्पल है, मतलब इंफॉर्मेशन है. ओके, ये आ सकता है आपको, हमें तो नहीं था क्योंकि हमारे लॉकडाउन की वजह से ये सिलेबस में से कट था. ये उनकी जानकारी है. ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, इनका जन्म 1642 में हुआ था और इनकी डेथ 1727 में हुई थी. इंग्लैंड के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था. ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, आप एक बार इसे आँख के नीचे से निकाल लेना. ओके, तो ये हो गया ग्रेविटेशन. और ग्रेविटेशन कहाँ से आया, तो हमारा नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. ओके, सो आपने ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसी एक पोरगी उभी है, इसने देखिए इसके हाथ में एक डोरी जैसे कुछ तो पकड़ा है, एक रस्सी, और रस्सी के एंड पे शी टाइड अ बॉल like structure. Okay, and as she is rotating, you can see here, as she is rotating like this, the ball is supposed to go in this direction. Okay, we will think that ball will go in this direction, but the answer is no, because this hand, the girl is holding ball एंड द गर्ल इज, उसने जो डोरी पकड़ी है वो उसने हाथ में पकड़ी है, हाथ बीच में है, तो हाथ उस बॉल को अपनी तरफ भी खींच रहा है. इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये बॉल इस तरफ खींच रहा है हाथ, और ये घुमा रही है, ये मस्कुलर फोर्स लगा के घुमा रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है और ये घुमा रही है, इसलिए गोल 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 फिर रहा है. अगर इसने यहाँ से छोड़ा, आप समझ पा रहे होगे, अगर इसने यहाँ से बॉल छोड़ दी तो ये बॉल सीधा इधर चली जाएगी. इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. देखिए, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही चीज़ है, कोई इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. आपको मैं बता देता हूँ. देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए. देखिए यहाँ पे, a force acts on any object moving along a circle and its direction is towards its center. मतलब मैंने आपको अभी जैसे बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के जैसे सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है वो सर्कुलर है,
सर्कुलर डायरेक्शन, मतलब गोल 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 घूम रहा है। ओके, और वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बस पैसा खत्म, काम खत्म। ओके, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इतना नहीं समझ आ रहा होगा, तो क्या, एक डोरी ले लो, धागा कुछ भी, और उसे कुछ तो बांधो और ऐसा गोल 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 घुमाओ, आपको समझ आ जाएगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। आपके हाथ ने जो पकड़ा हुआ इसी वजह से वो गोल गोल घूमेगा, दूर नहीं चला जाएगा। देखिए, हाथ ने आपके पकड़ा है, इसलिए वो गोल गोल घूम रहा है। आपने गोल गोल घूमते वक्त एक बार छोड़ देना तो ऐसा सीधा चले जाएगा वो। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, नथिंग एल्स। ओके, सो नेक्स्ट अब चलते हैं केपलर्स लॉ की तरफ। केपलर्स लॉ बहुत 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 ज़्यादा इजी है। ओके, प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, planetary motion had been observed by astronomers since ancient time. Before the Galileo, all the observation of planets were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available for and about the planetary motion and positions. Johannes Kepler studied this data. He noticed the motion of the planets and so इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि पहले जो बहुत बहुत साल पहले हम जो गैलीलियो जब जन्मे थे, उससे पहले हम अपनी खुली खुली आंखों से तारों को, प्लैनेट्स को देखा करते थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, आपको पता ही होगा। गैलीली बहुत महान वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। उसके बाद हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की, एंड दैट्स द कॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा टुडे also, and that time also there were a lot of data available. So केपलर, जो साइंटिस्ट थे केपलर, उन्होंने क्या किया, ये डेटा एग्जामाइन किया और उन्होंने ये लॉज बनाए कि उन्हें पता चला कि अरे ये प्लेनेट तो ऐसा ही जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ये प्लेनेट के बीच में ऐसा ऐसा डिस्टेंस है और वो उसके क्यूब का ये है। तो उन्होंने ऐसे लॉ बनाए हैं। तो हम लॉ देखते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ओके, this law, not this. okay, this is very important. अभी एग्जाम में पूछा गया है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अगले एग्जाम में भी पूछेंगे। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी द फर्स्ट लॉ. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. ये जो प्लैनेट की ऑर्बिट है, देखो ये जो प्लैनेट की ऑर्बिट है ये इलिप्स है. इलिप्स म्हणजे क्या, अंडे जैसा, समझता है ना, अंडे जैसा है. ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. फोकाई मीन्स फोकस. फोकस क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है. देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तीन है एक्चुअली, इसलिए एक से ज़्यादा होगा तो फोकाई बोलते हैं. कोई टेंशन की बात नहीं, फोकाई फोकस एक ही होता है. आपको जो मन में आए लिखो. ये हो गया फोकाई. ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई. ये फोकाई लिया तो ये इलिप्स आ गया, ये फोकाई लिया तो ये इलिप्स, रुको एक सेकंड, ये फोकाई लिया तो ये इलिप्स आ गया, ये फोकाई लिया तो ये इलिप्स आ गया, ये फोकाई लिया तो ये इलिप्स आ गया. ऐसा जो ऑर्बिट है वो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होगा वो सन के साथ इलिप्स शेप में होगा एक फोकाई के अंदर. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, नथिंग. Okay, second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. देखिए, समझेंगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा. ओके, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ये हो गई लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, स्वीप्स इक्वल इंटरवल, क्या दिया है हमें, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. ये जो लाइन दी है ये joining sun and planet, वो क्या करती है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वो समान एरिया को समान टाइम में स्वीप करती है. मतलब अपने समझो आपके हॉल में झाड़ू लगाने को लिया, अपने सोफे से टीवी के पास गए या सोफे से टीवी के पास है, आपको 10 ही मिनट लगने वाले हैं झाड़ू लगाने में. ऐसा ही सेम हुआ इस कंडीशन में. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब आपका समझो 100 फुट का हॉल है तो
100 फुट के हॉल को वो 10 मिनट लेगा, तो 200 फुट के हॉल को वो 20 मिनट लेगा, इक्वल। ओके, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, यही है सेकेंड लॉ, नथिंग। ओके, थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखना, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हमें सन को कितना रिवॉल्यूशन, हमारे प्लैनेट को कितना लगता है रिवॉल्यूशन के लिए पीरियड, 365 डेज। ओके, and the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun is equal to, ये क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन इसका बताता हूँ, 365 का स्क्वायर। ओके, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, 365 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल। ओके, अगर ये बढ़ा 365 बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देन, मीन डिस्टेंस का क्यूब। अब हम लोग को पता नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उसके क्यूब का इक्वल होगा। ये सब के प्लस के लॉ थे, उन्होंने ये और प्लैनेट्स का जो डेटा उन्हें मिला था उसे एग्जामाइन करके ये सब उन्होंने खोजा था, तो इसी डेटा से के हेल्प से उन्होंने ये 3 लॉ बनाए। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये लॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इस चैप्टर में से 3 या 5 मार्क का चैप्टर आता है, उसमें से 1-2 मार्क के लिए कंफर्म आएगा। ये डायग्राम बहुत ही ईजी है, डायग्राम क्या यार, आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब लॉ, ओके, ये सभी लॉ 3 ही तो है, ये करके जाना। आपको इसके लिए ट्रिक मांगता है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब डायरेक्ट हमारे माइंड में ऐसे सेट करने का, 365 डेज होते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ओके, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस md क्यूब, 365 स्क्वायर इज इक्वल टू md क्यूब। ऐसे आप करके ये थर्ड लॉ लिख सकते हैं। मुझे भी प्रॉब्लम होता था, मैंने ऐसे ट्रिक बना दिया, आपको शूट होता है वैसे ट्रिक बनाने का, अगर कोई चीज़ आपके भेजे में खटक रहा है। ओके, सो यही था हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन दिस लेक्चर we will done this much only. In the second lecture we will see the Newton's universal law of gravitation, very very important, and high tide, low tide, and numericals too. So let's meet in second lecture of this gravitation chapter. So this much only for this video. हर्षपाल सर भी आपको देंगे थ्योरम का वीडियो, उन्होंने बहुत पहले बोला था लेकिन उनका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, उसलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया। मेरा भी प्रॉब्लम था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन अब आपको वीडियो आएगी। सो बाय बाय, काळजी घ्या ना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चला।